आज का टॉपिक है बार्न-हैबर चक्र। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो बार्न-हैबर चक्र को जानने से पहले हम सबसे पहले जालक ऊर्जा की बात करते हैं, जिसे हम लैटिक्स एनर्जी के नाम से जानते हैं। जालक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में यौगिक के धन आयन और आयनों को निश्चित स्थिति में एक साथ रखती है। जालक ऊर्जा को या तो ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जब गैसीय आयन एक ठोस आयनिक यौगिक के 1 मोल का निर्माण करते हैं या 1 मोल आयनिक ठोस को उसके गैसीय आयनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे प्रयोगात्मक रूप से इस जालक ऊर्जा को मापने का कोई तरीका नहीं होता। ऊष्मा योग या इसे हेस के नियम के द्वारा अनुमान लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है जालक ऊर्जा। अब हम बात करते हैं बॉर्न-हैबर चक्र की। तो बॉर्न-हैबर चक्र की शुरुआत वर्ष 1919 में फ्रिज हैबर एवं मैक्स बोर्न नामक जर्मन वैज्ञानिकों ने की थी। इसलिए इस चक्र का नाम बॉर्न और हैबर उनके नाम से ही पड़ा। बॉर्न-हैबर चक्र का उपयोग मुख्य रूप से जालक ऊर्जा की गणना करने के लिए किया जाता है। इसमें कई चरण या प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में संबंध, आयनीकरण में ऊर्जा, उच्च बनाने की क्रिया में ऊर्जा, गठन की गर्मी एवं पृथक्करण ऊर्जा में। यदि हम इस पर थोड़ा विचार करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव धातुओं को इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स के साथ प्रतिक्रिया से आयनिक ठोस उत्पन्न होते हैं। क्षार और क्षारीय पृथ्वी धातु यौगिक बनाने के लिए चाकोजेन या हैलोजन परिवार के तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, जो क्रिस्टलीय आयनिक ठोस होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक आवेशों के बीच आकर्षण के इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा स्थिर होने वाले आयनिक यौगिकों से समान भौतिक गुणों की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसके फलस्वरूप भौतिक गुण जैसे स्थिरता, इन आयनिक यौगिकों की पानी में घुलनशीलता बहुत अलग होती है। यह अंतर आयनिक ठोसों के बीच जालक ऊर्जा नामक एंथैल्पी में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि बॉर्न-हैबर चक्र प्रक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन का एक चक्र है, जो उनके मानक अवस्था में मौलिक परमाणुओं से एक ठोस क्रिस्टलीय आयनिक यौगिकों के निर्माण की ओर जाता है। और ठोस यौगिक के गठन की एंथैल्पी इस तरह से होती है कि नेट एंथैल्पी 0 हो जाती है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो बॉर्न-हैबर चक्र को हम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड के उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सोडियम धातु और क्लोरीन गैस से सोडियम क्लोराइड के निर्माण की ऊष्मा को प्रायोगिक रूप से मापा जा सकता है, जिसे हम Na+12Cl2G एरो का निशान NaClS ΔHF0 बराबर -411 किलो जूल प्रति मोल के आधार पर ठोस सोडियम धातु और गैसीय क्लोरीन से आयनिक ठोस सोडियम क्लोराइड का निर्माण एक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। जालक ऊर्जा को छोड़कर सभी प्रक्रियाओं के ताप परिवर्तन को प्रयोगात्मक रूप से मापा जा सकता है। तो हम अब आगे देखते हैं सोडियम क्लोराइड के निर्माण की प्रक्रियाएं। इसमें पहला है ठोस सोडियम परमाणु ऊष्मीय ऊर्जा। इसमें ठोस सोडियम परमाणु ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके गैसीय परमाणु को ऊर्ध्वपातित करती है, अर्थात इसमें ऊर्ध्वपातन ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका मान धन 107 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होता है। दूसरे चरण में गैसीय सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए आयनीकरण ऊर्जा को अवशोषित करता है और गैसीय सोडियम आयन बनाता है, जिसे आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। इसका मान +502 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। इसमें डायटोमिक गैसीय क्लोरीन बंधन ऊर्जा को अवशोषित करके 2 अलग अलग परमाणुओं में टूट जाता है, जैसे कि प्रत्येक क्लोरीन परमाणु क्लोरीन अणु की बंधन ऊर्जा का आधा हिस्सा अवशोषित करता है। इसमें पृथक्करण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका मान +121 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होता है। अब चलते हैं चौथे चरण की ओर।
क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्लोराइड आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता के समतुल्य ऊर्जा मुक्त करता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन आत्मीयता का मान -355 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होता है। अब है पांचवा चरण। गैसीय सोडियम आयन और गैसीय क्लोराइड आयन मिलकर ठोस सोडियम क्लोराइड अणु बनाते हैं और जालक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा छोड़ते हैं। इसमें जालक ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना होता है। अब चरण 1 से चरण 5 तक की सभी प्रक्रियाओं को हम देखते हैं। क्रमशः ठोस और गैस की मानक स्थितियों में सोडियम और क्लोरीन से ठोस क्रिस्टलीय सोडियम क्लोराइड के गठन की शुद्ध एंथैल्पी देता है। यह ठोस सोडियम क्लोराइड के गठन की प्रयोगात्मक रूप से मापी गई एंथैल्पी के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि आपको चित्र में देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी प्रक्रिया में जालक ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी एंथैल्पी को प्रयोगात्मक रूप से मापा जा सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड ठोस की जालक ऊर्जा बराबर U बराबर डेल एच एफ जीरो माइनस डेल एच प्लस डेल एच आई ई प्लस हाफ डेल एच डिस प्लस डेल एच ई ए। इसका मान हम रखते हैं, अर्थात पहले -411 -107 -502 -121 प्लस 355। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें इसका मान -786 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होती है। यह मान जालक ऊर्जा का मान होता है, जिसे हम U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉर्न-हैबर चक्र केवल NaCl के लिए ही हो सकता है। यह चक्र अन्य यौगिकों के लिए भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए MgO के लिए भी यह चक्र हो सकता है, जैसा कि आपको चित्र में नीचे देखने के लिए मिल रहा है। यह चक्र अलग अलग यौगिकों के लिए अलग अलग द्वारा समझाया जा सकता है। बॉर्न-हैबर चक्र का मुख्य उपयोग जालक ऊर्जा की गणना के साधन के रूप में किया जाता है, जिसे अन्यथा सीधे मापा नहीं जा सकता। बॉर्न-हैबर चक्र केवल पूरी तरह से आयनिक ठोस पदार्थों पर लागू होता है। तो ये था आज का टॉपिक, बॉर्न-हैबर चक्र।